प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से बताया कि ये नया कश्मीर है, नए कश्मीर के युवाओं की क्या कुछ उम्मीदें हैं। साथ ही साथ मोदी की गारंटी सिर्फ नाम की नहीं है, सच्चाई की भी गारंटी है। और धारा 370 हटने के बाद किस तरह से कश्मीर का चौमुखी बहुमुखी विकास भी हुआ है। बहरहाल 2024 के चुनाव नजदीक है और किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, जिसके बाद चुनावी आचार संहिता भी लागू होगी, जिसके मद्देनजर लगातार चुनावी बुगुल फूंका जा रहा है। और पीएम मोदी लगातार रैली जनसंवाद करके लोगों को अपने पक्ष में करने में जुटी है। अब 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 3 तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, बाकी किसी भी दल का यहां खाता नहीं खुल पाया। अब पीएम मोदी समेत कई नेता इस दौरान जम्मू कश्मीर में मौजूद रहे हैं, लेकिन चुनावी ऐलान की बात करें तो बीजेपी के लिए साल 2024 की तैयारियों बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी चुनावी गणित को बिठाने में लगी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं, जिनसे सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा दें, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से GM मीर साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, और JKNC से हमारे साथ एडवोकेट नीलोफर मसूद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। GM मीर साहब, शुरुआत में आप ही से करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंचे। किस तरह से आप कहेंगे कितना सफल यह दौरा रहा और कितने सियासी सुखद परिणाम आप उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर? एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो ललकार आप देख रहे हैं, जहां पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कश्मीर दौरा, जहां पर लगभग हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आम लोगों को दी गई। साथ ही साथ ये बताया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि मोदी की गारंटी मतलब सिर्फ कहने भर की गारंटी नहीं है, वो जमीन पर नजर भी आती है। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से एडवोकेट नीलोफर मसूद हैं, स्वागत, शुक्रिया आपका। और कांग्रेस पार्टी से यश श्रीवास्तव है, कुछ ही दिन में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से GM मीर साहब भी जुड़ेंगे। नीलोफर मसूद जी, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि कश्मीर को आप बहुत करीब से जानते हैं। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम तकरीरें वहां पर दी जनसभा के दौरान, उन्होंने कहा कि बहुत कुछ बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एम्प्लॉयमेंट रेट तक, और जिस तरह से तरक्की आई है और कश्मीर जिस चीज के लिए जाना जाता था, एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर उसको वो पहचान मिलने लगी है। किस तरह से आप देखते हैं उन तमाम स्टेटमेंट्स को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन तमाम चीजों की भी जब चुनाव सर पर हैं कहां स्टैंड करती है? I'm not listening. हूँ आपको। नीलोफर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। यश श्रीवास्तव जी, सीधा स्पष्ट सा सवाल है। जी जी, अब आ रही है आवाज। आजाद जी के नेतृत्व जी, अब आवाज आ रही है। प्लीज ठीक है ठीक है ठीक है। नीलोफर जी, आपने मेरा सवाल सुना था? नहीं, ठीक है, सीधा स्पष्ट सवाल है। रिपीट करेंगे, आपने वहां से म्यूट किया था। हाँ,
ठीक है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना अच्छा खासा रसूख है। उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, तमाम लीडर्स ने जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपने अपने समय में योगदान भी दिया है। कई प्लस पॉइंट्स भी रहे, कई नेगेटिव पॉइंट्स भी रहे, लेकिन आज जब तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में आम जनता को संबोधित किया, तकरीर दी, उसे आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? और जब चुनाव सर पर हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को कहां स्टैंड होते हुए पाती है? देखिए, हमें काफी उम्मीदें थे कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो काफी चीजें जो है उसका अनाउंसमेंट होगा। अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसी चीज की अनाउंसमेंट नहीं हुई, जैसे स्टेटहुड रेस्टोर होने की बात, या सितंबर से पहले पहले एक वादा कि 10 तारीख पर यहाँ पर जो डेमोक्रेसी वो बहाल हो जाएगी, इलेक्शंस हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। या आपको पता है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से कैसे जूझ रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई या कोई ऐसा उन्होंने नहीं अनाउंसमेंट किया कि जो हमें राहत मिलती इस रमजान के मौके पर जो आ रहा है। या जॉब के जो पैकेजेस है, जॉब के पैकेजेस, आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ छू रहा है इस वक्त, उसके लेकर भी कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं ना कोई मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या किसी ऐसी चीज जिस पर हम चरिश करें कि नहीं, हमारे यहाँ माननीय पीएम जी आए हुए थे या मोदी जी आए हुए थे तो उन्होंने यही अनाउंसमेंट की, वी वुड हैव बीन हैप्पी। अनफॉर्चुनेटली वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो इसी तरीके से लोग जो है जो जोग, मैं ये नहीं कहूंगी ये पब्लिक रैली थी, बट इट वाज जो एम्प्लॉयज की रैली थी। दे वर बीइंग ड्रैग्ड फ्रॉम देयर होम्स, उनको लाया गया था, गाड़ियां, इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ लगा हुआ था कि ये रैली जो है एम्प्लॉयज की कामयाब हो जाए। रैली शायद किस हद तक कामयाब होगी, वो ज्यादा कामयाब तभी होती कि जब ऐसी कोई अनाउंसमेंट होती कि पब्लिक एट लार्ज, यहाँ के लोग खुश हो जाते कि हमारे जो प्रधानमंत्री वो आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर जो प्रोमिसेस 5 अगस्त 2019 को लोगों को सपने जो दिखाए थे या प्रोमिसेस किए थे उनमें से कुछ हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई चीज नहीं हुई आज कि, तो हमें लगता है कि बहुत ही हम निराश है इस चीज से। ठीक है, सीधा स्पष्ट सा सवाल है, 1000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर का ऑफर देना, 6800 से ज्यादा करोड़ की योजनाओं को आम जनता के बीच हैंडओवर कर देना, G20 का सफल आयोजन होना, इसके अलावा जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से लगातार एक भी स्टोन पेल्टिंग की घटना का अंजाम ना होना, ये तमाम चीजें हैं जिसे आप इग्नोर कर रही हैं या जानबूझकर काउंट नहीं करना चाहती हैं? कहीं ना कहीं वो आपकी पार्टी की डिमेरिट्स गिन ली जाएंगी। अगर ऑन ग्राउंड आप देखेंगे, G20 यहाँ पर हुआ, G20 में आपने एक दिन में ही देखा कि रातों रात यहाँ पर कुछ चीजें उखाड़ी गई जो इतने सालों से थी, फिर लगा दी गई नहीं, या किसी जगह पेंट किया गया, उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। ऐसी डेवलपमेंट्स यहाँ पर उन इवेंट्स पर होती रहती है जब या तो प्रधानमंत्री को आना होगा, या माननीय हमारे अमित शाह आ रहे होंगे, या कोई ऐसा इवेंट होगा जिसमें कोई यूरोपियन आ रही है। ऐसे इवेंट्स के लिए ऐसी डेवलपमेंट अगर आप उसको कहते हैं जो कुछ ही घंटों के लिए शो के लिए होती है और कुछ वो खत्म हो जाती है, बारिश होती है तो वो बह जाता है, तो इस चीज को डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। आज डेली वेजरों के लिए एक ऐसा कुछ प्रायोजन होना चाहिए था सरकार की तरफ से जहां पर उनको भी राहत मिलती, एक रिलीफ मिलता उनको। उन बेचारों को ला ला कर गाड़ियों में आपने वहां पर बिठा कर रखा, स्पेक्टेटर्स वो बेचारे थे तो बिरयानी खाने के लिए खाली नहीं आए थे बल्कि कुछ अनाउंसमेंट के लिए आए थे। स्टोन पेल्टिंग मैं एग्री करती हूँ कि काफी हद तक क्या बिल्कुल खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन उसके एवज में अगर कश्मीरी पंडितों के लिए कोई ऐसा रिलीफ होता कि भाई हम उनको वापस ला रहे हैं, हमने उनके लिए ऐसा पैकेज लाया है, वो राहत भी कहीं नहीं है। तो टारगेट किलिंग तो उसके बाद भी हुई, जो हो नहीं रही थी, जो 16 साल या पिछले सालों में आपने देखा होगा बिल्कुल स्टॉप हो गई थी, उस लेवल पर को मिलिटेंसी तो खत्म नहीं हुई, या इतने हमसे वादे किए गए कि यहाँ पीस प्रॉस्पेरिटी होगी, तो कहीं वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। खाली नंबरों के साथ खेलना, उसमें तो माहिर है हमारी सरकार, जो हम देखते आ रहे हैं, या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी शेड्यूल में थे जिनको इनॉग्रेट करना था पिछली सरकारों को, उनसे नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। अब अगर वो हो जाता है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि एक बहुत बड़ी चीज हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कर दी गई। ठीक है, यश श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। यश जी, किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर में वो रैली, मोदी की गारंटी का बार बार उल्लेख करना
और ये बताना कि ये नया कश्मीर है, उभरता कश्मीर है, सबकी आंखों का कश्मीर है, और कश्मीर जिस पहचान की मोहताज रहा आखिरकार वो उसको वो आइडेंटिफिकेशन मिलती नजर आ रही है इंटरनेशनल पोडियम पर। कुणाल जी, पूरे सम्मान के साथ मैं ये चाहूंगा कि यदि आपको हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए कोई और अलंकरण देना हो तो आप दे लें, फिर जब मैं बोलूं तब मुझे मेरी बात पूरी कहने दें। तो मैं शुरू करता हूं, कश्मीर में जब दो बार इन लोगों ने कश्मीर को बंद किया, लोगों को घरों में बंद किया, इंटरनेट सस्पेंड किया, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी सर। हाँ, तो दो बार ये कश्मीर को बंद कर देते हैं, लोगों को घरों में डाल देते हैं, विपक्ष के नेताओं को नजरबंद कर देते हैं, इंटरनेट सस्पेंड कर देते हैं, और आज की तारीख में अचानक वहां पर यूरेनियम भी मिल जाता है, लिथियम भी मिल जाता है, सबके माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होने लगती है, और अचानक अडानी वहां जाके काम भी चालू कर देते हैं। क्या हमें इन बातों पर जरा भी सवाल नहीं उठाना चाहिए? जिस समय कश्मीर में नाटक मचा हुआ था कि भाई पत्थर फेंके जा रहे हैं, अशांति है, उस समय वहां पे माइनिंग की तैयारी कैसे हो गई? और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो एक स्विच बोर्ड तक का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, वो इन खदानों पर क्यों नहीं पहुंचे? यदि इस कश्मीर में इस तरह की माइनिंग होती है तो जिस कश्मीर को आज हम धरती पर स्वर्ग कहते हैं, क्या उसका स्वरूप वैसा बचेगा? क्या उसको पूरी सुरक्षा, पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, ये तय किया जाएगा? क्या ये देखा है किसी ने कि कश्मीर में इस तरह के घातक विकिरण वाले तत्वों की माइनिंग हो रही है, खदान खोदी जा रही है, तो वहां की प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा? आप 2-4 लोगों से पत्थर फेंकवाकर पूरी आबादी को बदनाम कर देते हैं, उसके बाद जाके वहां खड़े हो जाते हैं कि भैया हमने तो बहुत बड़ा तीर मारा है, और उसके बाद आप चाहते हैं कि देश आपको बस यूं ही पूछता रहे। क्या किया आपने? 370 हटने के बाद अडानी के अलावा किसने जमीन खरीदी कश्मीर में, किसी भी बाहर के किसी राज्य वाले ने? यदि कश्मीर के लोगों को रोजगार दिया होता, यदि जैसा कि अभी एडवोकेट जी भी कह रही हैं, यदि कश्मीर के लोगों को रोजगार दिया जाए तो बात बने। उल्टे आप कश्मीर से आने वाले या हिमाचल से आने वाले दोनों ही राज्यों के सेब के ट्रक रास्ते में रोक देते हैं ताकि वो सेब सड़ जाएं, क्योंकि अडानी या किसी दोस्त ने अमेरिका से इंपोर्ट किए सेब, वो बेचना है, वो सस्ते बिक जाते हैं, और ये सेब रखे रखे सड़ जाते हैं। तो किस कश्मीर का इंतजार है वर्तमान प्रधानमंत्री को दशकों से? कश्मीर को सिर्फ बेचने का इंतजार कर रहे थे बहुत सारे लोग, जिनका पूरा फायदा पूरा उठा के दिया है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने। और यहां पे मैं आपको और बता देता हूं, लेह लद्दाख की जनता इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरी तरह से खड़ी हुई है। 370 आर्टिकल हट जाना केवल व्हाट्सएप पे खुशी मनाने का विषय नहीं है, बहुत गंभीर बात है, और उसको लेकर वहां की जनता के अपने कुछ सवाल हैं, उनकी आपत्तियां हैं, उनको बिना सुने यदि वर्तमान प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनकी पूजा होती रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक बिना है। आबादी की बात अब सुने सीधा स्पष्ट सवाल है यश जी कि 2019 में धारा 370 हटने के बाद से लेकर अब तक के आपने वो तमाम डिमेरिट्स गिना दिए, लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक आपकी जो यूपीए 1 या यूपीए 2 की जो सरकार थी, उसके कुछ प्लस पॉइंट भी गिनवा दीजिए कि आपने, आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार ने वहां पर कितने झंडे गाड़ दिए, कितने आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, कितनी स्टोन पेल्टिंग को रोक दिया, कितना वहां पर एम्प्लॉयमेंट दे दिया, कितनी वहां पर सुरक्षा दे दी, कितना वहां पर भयमुक्त माहौल दे दिया, कितना वहां पर इंटरनेशनल टूरिज्म आ गया। ठीक है कुणाल जी, आप मुझे बता दीजिए 2014 के पहले कितनी स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हैं कश्मीर में? मैं नहीं कह रहा जीरो है, लेकिन आप गिना के बता दीजिए, उससे ज्यादा मैं आपको इन 10 सालों में गिना दूंगा। दूसरी बात, आपने जो रोजगार की बात की, कश्मीर के लोगों को पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की कोई भी मनाही नहीं थी। अब कश्मीर के लोगों के खिलाफ सामाजिक एक माहौल खड़ा कर दिया गया है। जो कश्मीर के हथकरघा वाले गठरियों में कश्मीरी शॉल और सब हथकरघा बेचने निकलते थे, अब उनकी तरफ भी हेय दृष्टि से लोग देखते हैं। और रहा सवाल इंटरनेशनल टूरिज्म का, किस तो दुनिया में कश्मीर जी रहे हैं सर? अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में इतना बड़ा एम्पोरियम का मेला लगा, वहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद थे, दर्जन भर से ज्यादा वहां पर लोग हथकरघा कारीगर पहुंचे थे। सर, किस दुनिया में आप जी रहे हैं? फिर वही रटी रटाई बातें आप कर रहे हैं। मैं आपने 1 दर्जन हथकरघा गिनाए हैं, मैं आपको उन हजारों लोगों की बात कर रहा हूं जो कश्मीर से माल उठाए उठाए पूरे देश में भटकते हैं घरों घर, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और आप जो बोलते रहते हैं टूरिज्म,
बताइए मुझे, कश्मीर को बंद करने के बाद 25-25 यूरोपीय सांसदों को 2 बार लाके कश्मीर घुमाया जाता है, ये कौन सा टूरिज्म हो रहा है? आम जनता सड़क पे नहीं निकल सकती है, इंटरनेट बंद है, नहीं, किसी वो को कोई भी फिर तकलीफ आप है ही तो की वो वजह से था, जो ये आपका हमारी और वजह से था। अपोजिशन नहीं, पार्टियों का दबाव था कि मुझे नहीं, एक कश्मीर और नहीं जाने आपत्ति दे रहा, है इस कश्मीर बात नहीं पे। जाने दिया जा रहा, कश्मीर नहीं जाने दिया जा रहा, वो भी आप ही लोगों की वजह से नहीं, था। दुनिया भर जी में जो नहीं, अपोजिशन जी पॉलिटिकल नहीं पार्टीज ने जो कुणाल, हल्ला मचाया, नहीं वो कुणाल, भी आप ही नहीं। की देन था, जिसकी वजह से ना सिर्फ अपोजिशन पार्टी की नेता बल्कि जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स थे उनको दिखाना पड़ा। अदरवाइज वो आप लोग हल्ला गुल्ला नहीं करते तो उसकी भी जरूरत नहीं आन पड़ती सर। बीच में तो मैं भी बोलूंगा, कश्मीरी पंडितों के लिए 10 साल में क्या किया नरेंद्र मोदी ने? वो तो आज भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। क्या किया उनके लिए? यदि स्टोन बेल्टिंग की घटनाएं हुई थी तो कश्मीर में शिक्षा को बढ़ावा क्यों नहीं मिला जिससे स्टोन बेल्टिंग ना हो? उसकी बजाय भाजपा वाले जा जाके पूरे देश में दुष्प्रचार करते हैं और आप यहाँ पे हमें हमारी करनी गिना रहे हैं। क्यों नहीं मांगेंगे हम कश्मीर में घुसने की इजाजत? जब आप कश्मीर में इतनी अशांति फैलने के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष दुनिया क्यों भर नहीं के मांगेगा टूरिस्ट कश्मीर जाने की इजाजत? कश्मीर में जाकर टूरिज्म मना रहे हैं, स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं, और आप जाके ये कह रहे हैं कि वहां पर जाने की मनाही है। कौन स्नोफॉल एंजॉय कर रहा है? क्या बात करते हैं डॉक्टर एडवोकेट नेलोफर जी, एडवोकेट नेलोफर जी, आप तो खुद मुख्य रूप से कश्मीर में हैं, ये बताइए क्या कश्मीर में किसी भी आम बाशिंदे की जाने की एंट्री पर क्या बैन लगा हुआ है? क्या वो नेशनल इंटरनेशनल जो टूरिस्ट वहां पर जाना चाहता है, क्या उसको मनाही है? देखिए, पहले भी बैन नहीं थी और आज भी बैन नहीं है, तो नया क्या है इसमें? पहले भी टूरिस्ट आते थे और अब भी आते हैं। अगर 2014 के बाद आप देखेंगे, 2024 में है, आज हो गया 10 साल। 10 साल तो बीजेपी की ही सरकार रही, अगर पहले पीडीपी के साथ थी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूटी में तो वही हम पर हुकूमत करते हैं। क्या 2014 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, 1 करोड़ से ज्यादा आंकड़ा पार नहीं कर गया था? अगर आप नंबर ऑफ टूरिस्ट देखेंगे, आप देख लीजिए, गूगल कीजिए, 1 सेकंड में आपको वहां पर आ जाएगा। हम वो आंकड़े जो अमरनाथ यात्रा पर लोग आते थे, तीर्थी आते थे, हम वो आंकड़ा यहाँ के टूरिस्टों के साथ नहीं जोड़ते थे, वो आंकड़ा बिल्कुल अलग होता था। मैंने कहा कि ये नंबरों की गेम है। आप एक साइड से ये कहते हैं कि हम यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के युवा के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहते। एक स्कीम मुझे फ्रेंडली बताइए जो यहाँ के युवाओं के लिए होगी, जो यहाँ के बच्चों के लिए। उल्टा यहाँ पर 460 स्कूल है जो जिनको लीज पर स्कूल, ये जो लैंड दे दिया गया था और वहां पर स्कूल कंस्ट्रक्ट किया गया, वहां पर उनको नोटिस दी गई है कि ये स्कूल जो है आपके बंद कर दिए जाएंगे। ये देखे बिना देखे कि इन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं जिनके हाथ में आपने वादा किया हम पेन देंगे, लैपटॉप देंगे, तो वो बच्चे क्या करेंगे? ऐसी स्कीम कोई नहीं है कि आप उस चीज को रेगुलाइज करें। उनकी जो बेचारों की लीजें पड़ी हुई है उसको आप रिन्यू करें, वो कुछ नहीं है। कोई जॉब सिक्योरिटी यहाँ नहीं है। कोई बात करता है तो दूसरे दिन उसको बेचारे को नोटिस मिल जाती है, भाई यू आर फायर्ड फ्रॉम योर। ये चीज बताइए नेलोफर जी, ये चीज बताइए कि पिछले इलेक्शन में आप मुझे बताइए कौन सी खुशहाली, लोकसभा की सीटें आपकी पार्टी ने जीती थी। एक तरफ से आप इस बार आम जनता के बीच चाहे वो वॉलनट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या लेकर जा रही है? मुझे कंप्लीट करने जी। ठीक है, कंप्लीट कीजिए मैम। जी आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैं आपसे सीधा स्पष्ट सवाल था, इंटरनेशनल क्या इलेक्शन सर पर है? उठा रहे हैं, एप्पल उठा रहे हैं, ऑलमंड उठा रहे हैं, उसको टैक्स फ्री करके यहाँ के जो युवा है, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी कमर तोड़कर उनका जो बिजनेस है ठप कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से आप ये हमें दिखाते कि विकसित भारत है, एक यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपनी मेहनत से कोई बिजनेस खड़ा किया है, उसको एक्सप्लॉइट करके वहां पर खड़ा कर देते हैं। क्या ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं है कि इस रैली में अवाम को होना चाहिए था, जिनको रेस्ट्रिक्ट करके कुछ इलाकों में बंद करके आप रैली में उन लोगों को ला रहे हैं जो डिलीवेजर है, जो बेचारे सुबह नहीं बल्कि रात को सफर करके इस ठंड में निकले और वहां भूखे प्यासे बैठे हुए थे। तो इस रैली को क्या पब्लिक रैली कहेंगे? अरे प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने वादा किया है। अगर आपको याद होगा फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में 2019 में 5 अगस्त हमारे अमित शाह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा यहाँ पर दूध की नदियां बहेंगी। वो दूध की नदियां तो नजर नहीं आई। उल्टा हमें हर किसी चीज में, चाहे वो बिजली है उसमें मुसीबत, रिलीफ हमें नहीं मिलता है। रमजान के मौके पर आ रहा है, आपने हमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है उन्होंने मुबारकबाद दी, उस पर तो हम भी खुश है, लेकिन उसको हम कन्वीनियंटली किसी को तकलीफ ना पहुंचे उसके लिए आपको बिजली चाहिए।
बिजली कहाँ है, उसके लिए आपको पानी ठीक चाहिए, है, यानी पानी कि कई कहाँ ऐसी है, प्रॉब्लम है तो उसके लिए जिसका कुछ सॉल्यूशन पैसा अभी तक चाहिए ताकि ग्राउंड घर जीरो की पर कुछ नजर नहीं आ 2 रहा। वक्त की रोटी चले, वो प्रॉब्लम्स के पैसा कहाँ सॉल्यूशन की है? बात हो रही है, लेकिन सॉल्यूशन जमीन पर नजर नहीं आ रही। सीधा स्पष्ट सवाल है नीलोफर जी आपसे कि मौजूदा वक्त में 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के पास हैं, आम जनता के बीच आप लोग फिर जा रहे हैं, क्या आप लोग लेकर जा रहे हैं? पिछले 10 सालों से ऊपर से तो आप सत्ता से बाहर हैं, ऐसा क्या आप डिलीवर करेंगे? आपके वोटर मेन्यू कार्ड में ऐसा क्या होगा जिससे जनता एक बार फिर से आप पे भरोसा जताए और आपको लोकसभा की सीटें दे? देखिए, पार्टी का मैनिफेस्टो है वो तो आ ही जाएगा। मुझे लगता है इस बार अगर पार्टी कोई मैनिफेस्टो भी न दे, लोगों को पता है कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं पार्टीज में कि किस पार्टी ने उसके लिए क्या किया था। कम से कम नौकरियां थी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे मैनिफेस्टो में होगी वो हमारी आइडेंटिटी को लेकर होगी। जो 370 की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कानूनन तो लड़ रहे हैं हम, लेकिन हम हमेशा तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमें उसका रिलीफ नहीं मिलेगा। वो तो एक मुद्दा रहेगा ही। दूसरा मुद्दा ये भी रहेगा, जो चाहे वो जॉब्स को लेकर, चाहे वो दूसरी चीजों को लेकर, वो मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में रहेंगे ही। तो मैनिफेस्टो आप बनने दीजिए, इलेक्शन का आप अनाउंसमेंट कीजिए, तो आप खुद देख लेंगे क्या क्या चीजें उस ठीक है, मैनिफेस्टो में होंगी। ठीक है। यश श्रीवास्तव जी, क्या कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना, वो भी तब जब आपकी पार्टी का सबसे बड़ा दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद जी अब वो आपके साथ नहीं है, वो आपके खिलाफ ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? नेताओं की कमी नहीं है हमारी पार्टी में। कोई एक व्यक्ति कभी थे, उनको आप बोले कि वही एक सबसे बड़े दिग्गज थे, तो ऐसा नहीं। हमारी पार्टी को नेताओं से ज्यादा कश्मीर की जनता पर भरोसा है, और नेताओं के नेतृत्व पर तो हमें भरोसा है ही। हम चाहे जिसको भी हम वहां का नेतृत्व देंगे, पूरी तरह सोच समझ के देंगे। और लोग जो हैं, जैसा कि अभी एडवोकेट नीलोफर जी भी कह रही हैं, वहां के युवाओं को चाहिए रोजगार, वहां के युवाओं को चाहिए भरोसा। इस देश में उनको खुली आजादी से चलने का मौका आज उनको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने किया है, आज कश्मीरी लोगों का पूरे देश में निकलना मुश्किल है। जिसको देखो वो उनसे लड़ने को तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कश्मीरी युवा जो है वो गलत ही होते हैं। क्यों भाई, क्यों ये माहौल है? अगर इस देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है पिछले 10 साल से, तो किसी भी एक समुदाय के खिलाफ माहौल क्यों होना चाहिए? इस समय तो पूरी तरह से बराबरी होनी चाहिए, समाज में वैमनस्य होना ही नहीं चाहिए, किसी को किसी से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। है क्या ऐसा? अभी आप ही देख लीजिए। और जो सबसे लास्ट रिसेंट स्टेटमेंट गुलाम नबी आजाद जी का ये कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया। उन्होंने कहा कि जब जब मैं कई मुद्दों को लेकर मिलने की कोशिश करता था सोनिया गांधी या राहुल गांधी से, तो पहले तो इतनी आसानी से मुलाकात नहीं होती थी, और मुलाकात होती थी तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसे निकाल दिया जाता था। अब इन तमाम चीजों को जब वो आम जनता के बीच रख रहे हैं, तो आप कैसे डिफेंड करेंगे? क्या आप गुलाम नबी आजाद जी को गलत ठहराएंगे या फिर उस समय सरकार के काम को गलत ठहराएंगे? मुझे डिफेंड करने की जरूरत है ही नहीं। हम कश्मीर के साथ मिलकर इस समय आक्रामक मुद्रा में हैं, और हम सवाल कर रहे हैं वर्तमान सरकार से कि आपने कश्मीर में किया क्या। गुलाम नबी आजाद और नरेंद्र मोदी को आपस में जितनी भी बातें करनी हो वो करके आप एक प्रोग्राम बनाएं और खुद देखते रहें। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा केवल एकमात्र सवाल बहुत बहुत है शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहरहाल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर हुंकार भरी और बताया किस तरह से पिछले धारा 370 हटने के बाद किस तरह से कश्मीर में केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम कार्य योजनाएं हैं उनको जमीन पर उतारा गया है। विपक्ष की भी अपनी एक रणनीति है जिसके तहत वो कह रहा है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें मंचों से की जाती हैं उनमें से उसका 10% भी जमीन पर सच्चाई का रूप लेता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन देखना बेहद खास होगा आम चुनावों में जब जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा तो ऊंट किस करवट बैठता हुआ नजर आएगा, जनता किसको जनार्दन साबित करेगी। बहरहाल इसी के साथ हमारे